हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो एंड जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट। हम इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसको डिस्कस करने के बाद आपके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो ये मैंने लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है दैट इज द फार्मूला फॉर मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ऊपर अपने नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं सल्यूट के, नीचे हमने पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम लिखनी है। हमें पता है सोल्यूशन क्या होता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। जितना हमें क्वेश्चन में मास दिया हो अपॉन जितना उस मॉलिक्यूल का मोलर मास हो वो हमने नीचे रखना है। ठीक है, तो दैट विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये पहला फॉर्मूला है। उसके बाद है मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है? इधर हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स और इधर हमारे पास आता है मास ऑफ सोल्यूशन इन केजीज। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये ऑलमोस्ट सेम है दोनों, सिर्फ इधर वॉल्यूम आएगा मोलैरिटी में और मोलैलिटी में मास आएगा। और हम मोलैरिटी को कैपिटल एम के साथ डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम के साथ। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 0.5 एम एंड 0.5 एम इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो है इसकी मोलैरिटी और ये है इसकी मोलैलिटी सोल्यूशन की, राइट। और उसके बाद है हमारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, इधर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मतलब ये भी मोलैरिटी की तरह ही है, लेकिन इधर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे होते हैं? जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इधर हम मोलर मास यूज करते हैं, इधर हम इक्विवेलेंट मास यूज करेंगे। और इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी गिवन बाय मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट मास है इसको भी हम मोलर मास से ही डिराइव करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा? मोलर मास अपॉन रिप्लेसेबल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसको हम एसिडिटी और बेसिडिटी भी बोलते हैं। जैसे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो इधर कितने रिप्लेसेबल H आयंस होंगे सोल्यूशन में? वो कितने देगा? 2H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2H पॉजिटिव, राइट। मतलब कितने वो सोल्यूशन में H आयंस या OH नेगेटिव आयंस दे सकता है। जैसे अगर हम HCl की बात करें तो उधर एक ही है रिप्लेसेबल H आयन। ठीक है, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो उधर कितने होंगे? 1, क्योंकि ये जो है ये रिप्लेसेबल H आयन है। ठीक है, ये H आयन सोल्यूशन में मिलेगा हमें। ठीक है, ये इंटैक्ट रहेगा। ऐसे नहीं है कि कितने उस मॉलिक्यूल में टोटल H हाइड्रोजन है, ये नहीं हमने देखना। हमने देखना है रिप्लेसेबल, कितने H आयंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जब हम सोल्यूशन में डालेंगे तो ये रिप्लेस हो सकता है। क्लियर? सो दैट विल गिव यू द इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो जब हम इक्विवेलेंट मास को निकाल के इधर रख देंगे तो ये गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास विल गिव यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इधर रख लेंगे दैट विल गिव यू द नॉर्मेलिटी। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम x या फिर इसको जाई भी बोल देते हैं, x इससे डिनोट करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जिसका हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, राइट, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने b का निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन को ईजी करने में यूज होता है, क्योंकि अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो तो दूसरे का 1 में से माइनस करके निकाल देंगे। जैसे सपोज करो एक का हमारे पास आ गया 0.4, तो इसका निकालने की बजाय हम क्या करेंगे? 1 माइनस 0.4 दैट विल गिव यू 0.6, क्योंकि टोटल दोनों का सम कितना होता है? 1। क्लियर? तो दिस इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन चारों के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है ये ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये क्या कहते हैं कि जो 1 मोल होता है दैट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास which is equals to 22.4 liters of that thing at standard temperature and pressure,
एंड विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स। इसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें दिया हुआ है 4.5 ग्राम्स ऑफ सल्यूट, मोलर मास गिवन है, इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक दिस मच वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। हमने कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, ठीक है। पहले जब हमें क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले हमने लिख लेना है जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमने, मोलैरिटी, ठीक है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब हमें पता है गिवन मास कितना है 4.5 ग्राम और मोलर मास कितना है 90 ग्राम पर मोल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब 4.5 अपॉन 90 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम कितनी दी हुई है हमें 250 ml, राइट। इसको लीटर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 250 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मोलर एम, पीछे कैपिटल एम लिखना है जरूर, ठीक है। तो हमें पता चल गया, तो इसकी जो मोलैरिटी आ गई सॉल्व करके दैट इज 0.2 मोलर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉर्मेलिटी का, ठीक है। ये था मोलैरिटी का, ये है नॉर्मेलिटी का। तो पहले हम नॉर्मेलिटी का लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इधर क्या नंबर ऑफ मोल्स, तो इधर क्या आते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्लियर। तो अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इधर था हमारे पास गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, राइट। और इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मोलर मास अपॉन रिप्लेसेबल H आइंस और OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। अभी हमारे पास क्या दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास होता है दैट इज 98 ग्राम्स अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और इसमें कितने रिप्लेसेबल H आइंस होंगे हमारे पास H2SO4 में, मतलब ये कितने आइंस देगा, H आइंस देगा सोल्यूशन में 2H पॉजिटिव आइंस, राइट, क्लियर। तो इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास है 98 अपॉन कितने रिप्लेसेबल H आइंस हैं 2, तो कितना आ गया हमारे पास 49, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया हमारे पास 49, ठीक है, क्लियर। तो अगर हमने इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो वो कितने आएंगे, गिवन मास कितना है 4 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49, क्लियर। तो जब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इधर डालेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 अपॉन 49 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 100 ml, ठीक है। तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 1000, क्लियर। 0.16 नॉर्मल, ठीक है, पीछे कैपिटल एम, तो इसकी नॉर्मेलिटी को दर्शाता है। तो ये है मोलैरिटी और ये है नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन, क्लियर। तो अब हम आगे बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, मतलब हमने NaCl का मास स्मॉल m कैलकुलेट करना है मास, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 मोलर। अगर स्मॉल m दिया है मतलब इट इज मोलैलिटी, ठीक है, मोलल दिया हुआ है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 मोलर सोल्यूशन यूजिंग 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, राइट। तो हमें मास दिया हुआ है वाटर का, राइट। तो हम सिंस हमें मोलैलिटी दिया हुआ है तो हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, राइट, क्लियर। तो हमें मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी कितनी दी है हमें 0.5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हमें गिवन मास नहीं पता, अपॉन सोडियम क्लोराइड है उसका मोलर मास रहेगा 58.5, ठीक है। सोडियम का 23,
एंड क्लोरीन का 35.5 एंड जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 58.5। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस, मास कितना है 200 ग्राम्स। ठीक है, अपॉन 1000 कर देंगे तो ये हमारा केजीस में आ जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है कि इधर हमारे पास केजीस में लेना है, वॉल्यूम है जो लीटर्स में लेनी है। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5.85 ग्राम्स। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सोल्यूशन कंटेन दिस मच ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोलर मास दिया हुआ है। इट इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, उसका मोलर मास दिया हुआ है। क्लियर? हमने कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मतलब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो जिसका हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है हमारे पास वाटर, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो जो हमारे पास गिवन मास कितना है 20 अपॉन मोलर मास कितना है 40, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर? मतलब 0.5 हमारे पास आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आएंगे, गिवन मास कितना है 180 अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 10। क्लियर? तो जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, तो ये क्या आएगा 0.5 डिवाइड बाय 10 प्लस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाय 10.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर, ये इसको सॉल्व करके आ जाएगी 0.0476। क्लियर? तो ये तो हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमने, वैसे तो पूछा नहीं है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन वाटर की निकालनी हो तो वो कैसे करेंगे, 1 में से 0.047 को सब्ट्रैक्ट करके तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी वाटर की। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, अ कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, दिस मच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेज दी हुई है और मोलर मास दिया है। हमने कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इधर हम लिख देते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? और इनकी परसेंटेज कितनी दी हुई है 40%, और ये है 6.7%, और ये है 53.3%, राइट? तो फर्स्ट स्टेप में हम इस परसेंटेज को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल मास है दैट इज 100 ग्राम्स। ठीक है, और उसमें से 40% कार्बन है, तो कार्बन का मास कितना होगा 40 ग्राम्स। ठीक है, तो इसको हमने मास में चेंज कर लिया। सिमिलरली 100 ग्राम्स में 6.7% हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना मास होगा 6.7 ग्राम्स। सिमिलरली ऑक्सीजन का 53.3 ग्राम्स, राइट? नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसके क्या आएंगे 40 अपॉन 12, मोलर मास कितना है 12। सिमिलरली इसका क्या हो गया 6.7 अपॉन 1, हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास 1 एटॉमिक। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे 53.3 डिवाइड बाय कितना आएगा ऑक्सीजन का 16 मोलर मास, राइट? तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास आएगा 3.33, ये आएगा 6.7 और ये भी हमारे पास 3.33 आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3.33। ठीक है, तो फिर हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं सेम बाय स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसकी रेशियो आएगी 1। सिमिलरली इसको भी हम डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 3.33। ठीक है, तो इसकी नियर अबाउट हो जाएगी 2, राइट? और इसको भी 3.33, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3.33, तो उससे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसके हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कार्बन कितना आ गया 1। ठीक है, अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाएंगे तो कार्बन आ गया 1, तो हाइड्रोजन कितना आ गया 2, तो ये होगा H2, और ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, सो इट इज CH2O, सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया
दैट इज CH2O। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं हम n के साथ, स्मॉल n, और ये n है इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, गिवन बाय मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इन दोनों की रेशो होती है। तो अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें 30, राइट, और हमारे पास मोलर मास कितना है 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60/30, इट इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो n आ गया हमारे पास 2। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, तो जब हम n की वैल्यू डालेंगे 2 की, तो हमारे पास जाएगा C2H4O2। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन तीनों केसेस में। ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि 1 मोल मोलर मास के इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल दिस मच मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है या फिर पार्टिकल्स, और 1 मोल 22.4 लीटर्स एट एसटीपी के इक्वल होता है, राइट। दिस इज द वॉल्यूम, राइट। तो ये 1 मोल और डिफरेंट चीजों में रिलेशन है, 1 मोल और मोलर मास, 1 मोल और मॉलिक्यूल्स, 1 मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट है हमारा, हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, वैसे तो अगर हमें गिवन मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास, गिवन मास कितना है इसका 10 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 जब हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट को का होगा 100। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.1 मोल। ठीक है, तो इसके कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स 0.1। क्लियर। तो ये तो सिंपल हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास करके निकाल लिया। ठीक है, मतलब अगर हमें अमाउंट दिया हो तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, किसमें 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स और मोल्स में रिलेशन है। तो मतलब अगर हम ये मॉलिक्यूल्स और मोल इसको यूज करें तो हमारे पास बात बन सकती है। क्लियर, मतलब अगर हम यूज करें कि 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे, मतलब जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको हमने राइट हैंड साइड के पे लिख लेना है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें कि कैसे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितना मोल कॉन्स्टिट्यूट होता है 1 मोल, राइट। तो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो इसके इक्विवेलेंट कितने मोल्स होंगे 1/6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है 3.01 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे 1/6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, राइट। हमारे पास 1/2, राइट, एंड हाफ मतलब 0.5 मोल्स, राइट। क्लियर, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, वो क्या बोल रहा है कि 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मतलब ये वॉल्यूम में और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 1 मोल है दैट इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ अ गैस इज इक्वलेंट टू 1 मोल। ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वलेंट टू 1/22.4 लीटर, राइट, सॉरी 22.4 मोल्स। सिमिलरली जो हमारे पास कितनी कितनी गैस दी हुई है 11.2 लीटर, सो दैट इज इक्वलेंट टू 1/22.4 इंटू 11.2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1/2 एंड ये आ जाएगा हमारा हाफ मतलब 0.45 मोल्स।
क्लियर। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मतलब ये एक तो हमें अमाउंट दिया हुआ है 1.4 ग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर मास वाला, मतलब मॉलिक्यूलर मास हम यूज करेंगे, और हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या कुछ ऐसा चीज। मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर मास को इससे इक्वेट कर दें, ठीक है, तो मतलब यहां से हमारे पास आंसर आ सकता है, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास इतने मॉलिक्यूल्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है तो वो कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2, ठीक है, विच इज 28 ग्राम्स, राइट। तो अगर हम इसको लिखें कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू कितने मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब जो ये मोलर मास है नाइट्रोजन का उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो कोई गलत नहीं होगा, क्लियर। तो सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 28, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली 1.4 ग्राम में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 28 इंटू 1.4, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर। मतलब हमारे पास 1.4 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, क्लियर। और हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 एटम, मतलब जो हमारा एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, राइट, उसमें कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के, 2, क्लियर। तो अगर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स will be equal to 6.023 into 10⁻23 अपॉन 28 इंटू 1.4 इंटू 2 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास इतने एटम्स आ जाएंगे, क्लियर। एटम्स आ गए 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। ठीक है, तो इतने एटम्स होंगे हमारे पास नाइट्रोजन की। ये ध्यान में रखना है कि हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, और उसकी अबंडेंस दी हुई है। क्लोरीन 35 है 75% और क्लोरीन 37 है 25%। तो हमने इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, जो ये मास है 35 इंटू इसकी जो अबंडेंस है, अबंडेंस कितनी है 75%, तो इसको हम लिख सकते हैं 75/100 प्लस ये जो मास है 37 इंटू जितनी इसकी अबंडेंस है विच इज 25%, 25/100, राइट। तो मास इधर इंटू इट्स अबंडेंस, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये क्या आ गया 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 35.5 U, क्लियर। सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अभी जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये हमें मोल्स दिया हुआ है, ये एटॉमिक मास है और ये मॉलिक्यूलर मास है, राइट। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करने हैं कि कितने एटम्स हैं इन तीनों केसेस में। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो वो हमने एटम्स कैलकुलेट करने हैं किसमें, 52 मोल्स ऑफ हीलियम में, राइट। तो हमने इधर कैलकुलेट करने इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, हमें मोल्स और एटम के बीच में रिलेशन, मतलब अगर हम मोल्स और एटम्स मतलब या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर हम इसकी हीलियम की बात करें ना तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज इक्वल्स टू एटम्स। क्यों, क्योंकि हीलियम एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, क्लियर, समझ में आ जाए। तो अगर हम इस रिलेशन को यूज करें, मतलब जो हमारा 1 मोल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको हम एटम्स की भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, क्लियर। क्योंकि हीलियम को कैसे लिखते हैं हम, He, तो जो हमारा एक मॉलिक्यूल है उसमें एक ही एटम है, क्लियर। तो 1 मोल में अगर इतने एटम्स हैं तो हमारे पास 52 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, 52 मोल्स इज इक्विवेलेंट टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 52
मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। क्लियर? तो ये हमने इसमें रिलेशन यूज किया 1 मोल और इतने मॉलिक्यूल्स के बीच वाला। ठीक है, अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं तो 52 में कितने होंगे? क्लियर? और जो सेकंड है दैट इज 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ये का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब मतलब एटम का मास। ठीक है, तो अगर हमारे पास मतलब ये एटॉमिक मास यूनिट, मतलब ये एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, तो हमारा 1 एटम का मास कितना होता है? 4u। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो 4u है वो 1 एटम की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो इसको हमने उधर रख लें। ये एटॉमिक मास यूनिट और ये मॉलिक्यूलर मास में बड़ा फर्क है, ध्यान से रखना है। ठीक है, तो ये एक एटम का मास है दैट इज 4u, मतलब 4u इज कॉन्स्टिट्यूएंट टू 1 एटम। क्लियर? सिमिलरली तो जो हमारा 1u होएगा दैट इज इक्वल टू 1/4, मतलब उसमें इतने एटम्स होंगे। ठीक है, और अगर हम 52u की बात करें तो उसमें कितने एटम होंगे? 1/4 इंटू 52, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो 18 एटम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 52 इज कॉन्स्टिट्यूएंट टू इज इक्वलेंट टू 18 एटम्स। क्लियर? तो ये u वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अभी थर्ड क्या बोल रहे हैं कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? ठीक है, क्लियर? तो इधर हमारे पास आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास वाला। ठीक है, तो जो 4 ग्राम्स हैं, ठीक है, 4 ग्राम्स इज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम इज इक्विवेलेंट टू कितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? एंड 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4। ठीक है, सिमिलरली जो 52 ग्राम्स हैं ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 4 इंटू 52। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सेम ही होते हैं ये। क्लियर? अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हम हाउ मच जिंक इज ऑब्टेन्ड, हमने जिंक कैलकुलेट करना है फ्रॉम 65 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो 65 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड से कितना जिंक बना है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा जिंक, हमने जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो दूसरे के मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट होता है। कहने का मतलब क्या है? कुछ जो हमारा जिंक का मॉलिक्यूलर मास है, जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जिंक का कितना होता है? 65 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये होगा 81 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम देखें, हमने ये कम करना है कि जो हमारा 81 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड से इट प्रोड्यूसेस, मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ, मतलब ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक, मतलब जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना वो प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है जिंक का? 65 ग्राम। ठीक है, जिंक का होता है 65, तो दिस मच ग्राम्स ऑफ जिंक। ठीक है, तो 81 ग्राम, मतलब ये हम मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करें। अगर हमारे पास 81 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड होगा तो उससे 65 ग्राम ऑफ जिंक बनेगा। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेना, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो सिमिलरली जो 1 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड है तो इट विल प्रोड्यूस 65 डिवाइड बाय 81 ग्राम ऑफ जिंक। क्लियर? तो हमारे पास कितना दिया हुआ है कि 65 ग्राम कितना बनाएगा? तो 65 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड कितना बनाएगा? इट विल प्रोड्यूसेस 65 अपॉन 81 इंटू 65 ग्राम ऑफ जिंक, 52.16 ग्राम ऑफ जिंक। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब ये मास में और वॉल्यूम में रिलेशन है। तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी, या फिर इसको हम अगर यूनिट कन्वर्ट करें तो क्योंकि इधर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दैट गैस एट ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। क्लियर?
मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर मास को, क्योंकि हमने मास कैलकुलेट करना है, तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन है, तो मास और वॉल्यूम में ये वाला रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम उस साइड रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, 22400 जो सेंटीमीटर क्यूब है ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज इक्वलेंट टू, हाइड्रोजन गैस का इक्वलेंट मास कितना, हाइड्रोजन गैस के का मास कितना है, 2, मतलब 2 ग्राम्स। क्लियर। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वलेंट टू 2/22400 ग्राम। क्लियर। सिमिलरली कितना दिया हुआ है, 112, तो 112 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वलेंट टू 2/22400 इंटू 112। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 ग्राम। क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है हमने वो कैलकुलेट करना है, कब, जब जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हेन 1 मोल, जब हमारे पास ये 1 मोल है ऑफ कार्बन, तो हमें इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि अगर हम देखें वैसे जनरली तो 1 मोल कितना बना रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ कार्बन व्हेन इट इज बर्न्ड इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 1 मोल ही बना रहा है, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट मतलब ग्राम्स में हमने बताना है। तो 1 मोल कितने ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है, 12 प्लस 2 इंटू 16, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन ने कितना बनाया, 44 ग्राम। तो अभी लेकिन इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो अपने ध्यान से देखना है। तो सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है, ये हमारी इक्वेशन है, राइट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि जब हम 1 मोल, इसका 1 मोल ले, इट इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, तब हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमने सिर्फ इसका अमाउंट दिया था, अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बता रहा था, बन रहा था, मतलब इसकी हमने बात नहीं की थी। लेकिन इधर हमारे पास दोनों की बात हो रही है, कार्बन की भी और ऑक्सीजन की। मतलब इसका हमारे पास 1 मोल दिया है और इसका हमने 16 ग्राम दिया, तो हमने बताना है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमने किसको यूज करें, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालें या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालें। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन, मतलब ऑक्सीजन वाले को यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालें या फिर कार्बन को, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर है उसमें जो कम अमाउंट में होएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होएगा, वो ही डिसाइड करेगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो हमारे पास 1 मोल कार्बन यूज होके दो और 1 मोल ऑक्सीजन यूज करके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, मतलब इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल अगर हम यूज करेंगे तभी हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट ही 0.5 मोल हो ऑक्सीजन रिएक्शन मिक्सचर में, तो क्या जितना मर्जी कार्बन हमारे पास पड़ा हो, जब हमारा ये 0.5 कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद तो रिएक्शन होएगी ही नहीं। ठीक है, मतलब डिसाइड कौन कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन डिसाइड कर रहा है, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि 1 मोल कार्बन के लिए हमें 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर हमारा ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो जितना प्रेजेंट है उतना यूज अप हो जाएगा, मतलब उतना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बाकी चाहे कार्बन जितना मर्जी पड़ा रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या है कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, वो ही डिसाइड करेगा कितना हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम इन दोनों में से कैलकुलेट करेंगे कि कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, मतलब कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके कितने हमारे पास 1 मोल। ठीक है, और इसके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, वो कितने हमारे पास आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब 16/32, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5 मोल। ठीक है, मतलब अगर हम इसको फिजिकली समझें तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में कितना ऑक्सीजन है, 0.5 मोल्स। क्लियर, लेकिन हमें रिएक्शन से देख के पता चल रहा है कि हमें 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, 0.5 मोल प्रेजेंट है। क्लियर, तो मतलब ये कम अमाउंट में, तो हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखना है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, कि जो जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना,
मतलब इधर कितने 1 मोल, उसको इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, वो क्या है 1, तो इधर हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली 16 को सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.5, तो इसको इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब जो इसके आगे लगा हो, तो ये क्या आएगा 0.5, तो ये कम अमाउंट में है, तो ये हमारा होएगा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो डिसाइड करेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर हमने कार्बन को भूल जाना है जितना मर्जी बड़ा हो, क्लियर। तो अगर हम इसको अब देखें कैलकुलेट करके, तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब अगर हमारे पास 32 ग्राम है ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमारे पास बनाएगा 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो कितना बनाएगा 44/32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें दिया कितना हुआ है इधर 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना बनाएगा हमारे पास 44/32 इंटू 16, तो वो हमारे पास आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें इधर दोनों दिए हुए थे और हमने देखना था हमने किसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना है, तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, लिमिटिंग रीजन से, क्लियर। तो अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन 2 मोल्स, मतलब सेम रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या बोले कि जब हमारे पास 2 मोल ऑफ कार्बन को बर्न करें इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, क्लियर। तो अगर हम इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालें तो कैसे होगा, ये 2 मोल हैं इसके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 16/32 करके 0.5, ठीक है। तो अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालें तो इसको मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 1। सिमिलरली 0.5 को डिवाइड करेंगे बाय 1, क्लियर। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 0.5। सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने पहले भी बताया कि अगर हमने एक बार पता चल गया ना कि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, तो कार्बन चाहे जितना मर्जी पड़ा हो, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन डाली जाए, चाहे हमारे रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया, कहने का मतलब हम कार्बन को और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्बन ने रिएक्ट तो ऑक्सीजन से ही करना है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो रिएक्ट कैसे करेगा वो, क्लियर। सो द जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट विल डिसाइड कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। सो हियर ऑक्सीजन इज इन कम अमाउंट, इज इन लेस अमाउंट, सो इट विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो सिमिलरली सेम कैलकुलेशन वैसे हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं डिसाइड करना, तो 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा हमने वो कैलकुलेट कर रहे हैं इसी तरह से। कैसे 32 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 44/32। सिमिलरली कितना गया हुआ है 16 ग्राम, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा 44/32 इंटू 16 करके हमारे पास आ जाएगा 22 ग्राम। कहने का मतलब सेम कैलकुलेशन है, क्योंकि इसको तो हमने यूज ही नहीं करना कार्बन को, ठीक है, कैलकुलेशन में, क्लियर। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लिमिटिंग रिएजेंट वाला है। क्वेश्चन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ये 5 ग्राम दिया हुआ है, ये 10 ग्राम दिया हुआ है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट, और वो NaCl बना रहा है। हमने देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कितना NaCl बनेगा, राइट। मतलब हमें दोनों की अमाउंट दी है, सोडियम की भी और क्लोरीन की, हमें बताना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लियर। तो इसका मोलर मास 23 ग्राम्स है, इसका 71 ग्राम्स और इसका मोलर मास 58.5 ग्राम्स, राइट। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 5 और मोलर मास कितना है 23। सिमिलरली गिवन मास कितना है 10 और मोलर मास कितना है 71। तो जब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे 0.217 एंड 0.140। उसके बाद हमने करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने क्या करना है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं इसको हमने इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, टू फाइंड आउट विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2 और इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 1। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये कैलकुलेशन है फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट जब हमने इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड किया 0.1085 और इसकी 0.1408, क्लियर। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कम है, सोडियम वाले की कम है। तो मैंने बताया था कि जिसकी ये वाली वैल्यू कम आएगी वो हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। सो इन दिस केस सोडियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो सोडियम विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, क्लियर। तो इसके जो 2 मोल्स हैं और इसके भी हमारे पास 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो हम सीधा इसके मॉलिक्यूलर मासेस को कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा 23 ग्राम ऑफ सोडियम है
it produces 58.5 gram of NaCl. Clear? Because both are the two, इनकी जो रेशो है वो 1:1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है. Clear? तो 23 grams will produce 58.5 gram and 1 gram will produce 58.5 divided by 23 gram, right, of NaCl. And similarly कितना दिया है हमें? 5 gram. So 5 gram of sodium will produce 58.5 divided by 23 into 5. This much gram of NaCl. तो कितना आ जाएगा? 12.7 gram 1 gram of NaCl. Clear? तो सबसे पहले अगर हमें ये दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो, मतलब इसका हमें दिया था 5 ग्राम और इसका हमें दिया था 10 ग्राम, तो इन दोनों में से हमने पहले डिसाइड करना है कि कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे दोनों के, फिर उन दोनों नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, और जिसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है, जैसे ये कम है तो वो ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लिमिटिंग रिएजेंट वाला है. ये अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन दी हुई है. हमें बताया है हमने अमोनिया का अमाउंट कैलकुलेट करना है जब इतना नाइट्रोजन इतने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या है? पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. इसका क्या है? गिवन मास कितना है? 2000, ठीक है, इतने ग्राम्स है, राइट. अपॉन मोलर मास कितना है? 92 का 28, राइट. एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 28. तो सिमिलरली इसका क्या आएगा? 1000 डिवाइड बाय 2 हाइड्रोजन से डिवाइड बाय 2. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 500 और इसके आगे हमारे पास 71.43, राइट. अब इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट की कैलकुलेशन क्या कैसे करनी है? हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देंगे. जैसे 71.43 डिवाइड बाय 1, सिमिलरली ये 500 डिवाइड बाय 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 166.67 और इसकी आ जाएगी सेम वैल्यू 71.43. तो इसमें कम कौन है? ये, राइट. तो हमारे पास कह सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो नाइट्रोजन है वो डिसाइड करेगा कितना हमारे पास अमोनिया बनेगा, राइट. तो 1 मोल कितना बना रहा है? 2 मोल्स, ठीक है. तो ये है 1 मोल और ये है 2 मोल, ठीक है, 2 मोल्स हैं. तो हम इसको अगर हम मासेस के कंपैरेटिवली देखें तो हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? 28 ग्राम, ठीक है. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस कितना अमोनिया? कितना इसका मोलर मास है अमोनिया का? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस 3 इंटू 2 बिकॉज देयर आर 2 मोल्स, राइट. तो ये कितना आ गया? 17 इंटू 2 मतलब 34 ग्राम. तो इसका जो मोलर मास है वो है 34 ग्राम. तो 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, राइट. सो दिस इज 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, राइट. तो सिमिलरली 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 34 डिवाइड बाई 28 ग्राम ऑफ अमोनिया. और हमारे पास दिया कितना हुआ है? 2000 ग्राम्स. सो 2000 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 34 डिवाइड बाई 28 इंटू 2000 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2428.62 ग्राम ऑफ अमोनिया, राइट. तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. हमने कैलकुलेट कर लिया कितना हमारा मास बनेगा अमोनिया का, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या है? विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन अनरिएक्टेड, ठीक है. जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है. और जो मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? नाइट्रोजन, मतलब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा. और बचेगा क्या? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड. यस, तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो कुछ अमाउंट बच जाएगा. और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई अनरिएक्टेड बचेगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा हाइड्रोजन. और उसका मास कितना होगा ये हमने बताना है कि कितना मास उसका बचा होएगा अनरिएक्टेड. क्लियर. तो इससे हमें अगर हम देखें तो जो 1 मोल है ऑफ नाइट्रोजन वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इट रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट. और इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास? 71.43, राइट. तो जो इसके मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का अगर हमारे पास है तो वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. क्लियर.
तो अगर हमारे पास 71.43 मोल्स हैं नाइट्रोजन के, तो वो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे? 3 × 71.43 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 214.29 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब जो हमारे लिमिटिंग, मतलब इतने जो मोल्स हैं 71.43 वो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बाकी बच जाएगा, तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 500। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन रिएक्ट सिर्फ कितने कर रहे हैं? 214.29। तो अनरिएक्टेड कितना बच जाएगा? अनरिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो कितने हो जाएंगे? टोटल में से अगर हम रिएक्टेड माइनस कर दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 285.7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी अनरिएक्टेड, राइट? लेकिन हमने कैलकुलेट करना है उसका मास। ठीक है, तो अगर मास से हम मास फाइंड आउट करना है तो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो 1 मोल का मास कितना होता है हमारा? 2 ग्राम। और इतने मोल्स का मास कितना होएगा? इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द अमाउंट इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू 285.7 इंटू 2। तो कितना बन जाएगा? 571.42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी अनरिएक्टेड। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट? तो हमने बताना है कि 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में से कितना कॉपर होगा। क्लियर? तो अगर हम कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें, ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है विच इज 63.5, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 4 × 16 एंड इट कम्स आउट टू बी 159.5 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? और उसके बाद हमने क्या बताना है कि इसमें 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा। तो अगर हम 159.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट की बात करें, सो इट विल कंटेन, कितना इसका एटॉमिक मास है? 63.5 ग्राम्स ऑफ, या फिर एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कॉपर, राइट? क्लियर? तो अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल कंटेन 63.5 डिवाइड बाय 159.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर। क्लियर? तो कितना पूछा उन्होंने? 100 ग्राम्स में कितना होगा? तो 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल कंटेन 63.5 डिवाइड बाय 159.5 इंटू 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर, 39.81 ग्राम्स ऑफ कॉपर। क्लियर? तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड का था। जैसे इधर कॉपर सल्फेट का पूछा है तो आयरन सल्फेट किसी और का भी पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशंस को कमेंट करें ताकि जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हम वो आगे लेके आ सकें, और चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।